दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के बारे में पढ़ा जो कि क्षेत्रीय स्तर पे थे, और बहुत सारे ऐसे संगठन भी थे जो कि क्षेत्रीय स्तर पे ही कार्य कर रहे थे, परंतु इन सभी का उद्देश्य एक ही था, अपने देश को आज़ादी या स्वतंत्रता प्राप्त कराना। ठीक है, तो आगे चल के 1885 ईस्वी में कांग्रेस के रूप में एक बड़ा मंच प्रदान होता है इन्हें। ठीक है, सभी संगठन मिलकर एक बहुत बड़े मंच के रूप में सामने आते हैं जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया, और यही कांग्रेस आगे चल के भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं, इसके संगठन और इसके रूपों के बारे में। तो चलते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसके जो स्थापना में एओ ह्यूम ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, अर्थात लोक सेवक अधिकारी थे अंग्रेज़ों के। तो इनके द्वारा, इनके प्रयासों के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ठीक है, इससे पहले इन्होंने अंतरंग मंडल, हमारी पार्टी, इंडियन नेशनल यूनियन, ये विभिन्न प्रकार के नाम से संगठन बनाने की योजना बनाई थी, परंतु बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही स्थापना करते हैं। और इस संगठन की जो विधिवत घोषणा है 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को हिंदू नामक पत्र, जो समाचार पत्रिका होती है, उसके द्वारा करते हैं। ठीक है, पहले तो अगर देखें जो कांग्रेस है तो उसका नाम एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा जाता है, परंतु दादा भाई नौरोजी जो कि उन्हें सलाह देते हैं कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाना चाहिए, तो उसका नाम फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, इस संगठन की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी जो कि बम्बई में होता है, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में संपन्न होता है। ठीक है, दिन के 12 बजे यहाँ पे बैठक होती है, और जिसके अध्यक्ष रहते हैं बोमेश चंद्र बनर्जी जी। और इसमें विभिन्न जो क्षेत्रीय संगठनें रहती है उसके 72 सदस्य इसमें भाग लेते हैं, विभिन्न प्रकार के संगठनों के सदस्य भाग लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक का कांग्रेस के सचिव के पद पे एओ ह्यूम रहते हैं, जो कि इसके संस्थापक भी रहते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कांग्रेस के प्रमुख चरण, अर्थात कांग्रेस इतनी बड़ी संस्था रही और इसका काफ़ी योगदान भी रहा आज़ादी के समय 1947 तक भी, और वर्तमान तक भी ये चलते रही। तो इसके शुरुआत से लेके स्वतंत्रता तक विभिन्न प्रकार के चरण रहे, तो हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला चरण रहा इनका उदारवादी या नरमपंथी चरण, जो कि शुरुआती चरण था इनका 1885 से लेके 1905 ईस्वी तक चला। नरमपंथी या उदारवादी दल के अंतर्गत देखें तो इसके सदस्य प्रमुख जो व्यक्तित्व थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नौरोजी, बोमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये सारे उदारवादी नेता थे। इनके अगर विचार देखें तो ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। ये इनका मानना था कि अंग्रेज नियम कानून के आधार पर शासन चलाते हैं, तो इसीलिए उनसे ये उदारता का व्यवहार किया करते थे। अब इनके कार्य देखते हैं। तो जो उदारवादी दल थे या उदारवादी जो समय रहा कांग्रेस का, तो इनके कार्य राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, जनता को राष्ट्रवाद में जोड़ना, ठीक है, जनता को संगठित करने की भी इन्होंने कोशिश की, शासन की बुराई को उभारना, एक एक करके अगर इन्हें लगता था कि कोई शासन में मतलब बुराई है या उनका कोई नियम इस प्रकार का है कि जिससे भारतीय जनता को हानि हो सकती है, तो ये उन चीज़ों को सामने उभार के लाते थे। अर्थतंत्र की विवेचना, अर्थात यहाँ पे तो समझ चुके थे कि धीरे धीरे जो अंग्रेज हैं शोषणकारी व्यवस्था चला रहे हैं, अर्थतंत्र में भारत की जो अर्थतंत्र है उसे धीरे धीरे शोषित कर रहे हैं, तो ये उसकी भी विवेचना करते थे, अर्थात उस पर भी डिस्कशन किया जाता था। ठीक है, इनकी मांग के बारे में चर्चा करें तो भारत परिषद भंग, अर्थात जो भारत परिषद बनाया गया था ब्रिटेन में, उसे भंग करने की इन्होंने मांग की थी। विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व की इन्होंने मांग की कि आप विधानसभा में भारतीय सदस्यों को भी, पहले क्या होता था कि यूरोप के सदस्यों को ही परिषद में भाग दिया जाता था और उन्हीं के द्वारा नियम कानून के जो है बनाए जाते थे, तो इन्होंने मांग की कि भारतीयों को भी इसमें जो है हिस्सा दिया जाए। सिविल सेवा की आयु जो कि पहले 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी इस समय, तो उसकी आयु में वृद्धि का इन्होंने मांग किया। शिक्षा क्षेत्र में विस्तार की भी मांग की, क्योंकि शिक्षा धीरे धीरे बढ़ाने की इन्होंने कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने मांग की कि अंग्रेज़ों से कि शिक्षा क्षेत्र में भी आप योगदान दें। राजस्व में कमी, चूँकि अंग्रेज़ों के द्वारा मनमाने ढंग से वसूली की जाती थी, राजस्व या कर की वसूली, उनका एक प्रकार से कहें कि कोई फिक्स नहीं रहता था, वो जितना चाहे उतना वसूली कर सकते थे, तो इस प्रकार से इन्होंने राजस्व में वसूली करने की भी मांग की, परंतु इनकी कुछ सीमाएं भी रही। उदारवादी जो दल थे या उदारवादी जो नेताएं थे
तो इनकी एक सीमाएं थी, ये खुल के विरोध नहीं करते थे। अंग्रेज़ों को ये मानते थे कि इनका जो नियम या जो कानून के द्वारा ये शासन करते हैं, क्योंकि ये सभी अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इनमें जितने भी सदस्य थे ये इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए सदस्य थे। तो वहाँ पे इन्होंने अंग्रेज़ों का शासन देख चुके थे। तो एक प्रकार से यही मानना था इनका कि अंग्रेज़ों का जो नियम कानून के द्वारा जो शासन चलाया जाता है वो सही होता है, इसलिए ये उनका कभी खुल के विरोध नहीं किया इन्होंने, और आंदोलन का प्रयास भी नहीं किया कभी। ये लोगों को जोड़ के एक प्रकार से आंदोलन चलाने का भी कभी प्रयास नहीं किया। तो ये रहा उदारवादी या नरमपंथी जो इनका समय रहा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चरण आता है 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक का, वो रहता है उग्रवादी या गर्मपंथी चरण। ठीक है, इसके जो प्रमुख व्यक्तित्व रहते हैं यहाँ पे, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जी और विपिन चंद्र पाल, ये तीन प्रमुख रहते हैं जो उग्रवादी नेता भी कहलाते हैं। ठीक है, इनके कार्य देखें तो बहिष्कार के अंतर्गत कहना चाहिए सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, सरकारी नियम कानूनों का बहिष्कार, और विभिन्न प्रकार के जितने भी अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों पे लादे गए थे जो भी चीज़ें, चाहे कपड़े हो, चाहे जो विदेशों से आने वाले माल हो, सामान हो, उन सभी का इन्होंने बहिष्कार की नीति अपनाई और स्वदेशी को आरंभ किया, अर्थात अपने देश में उत्पन्न होने वाली चीज़ों का उपयोग किया जाए, इस प्रकार का इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, इनकी उपलब्धियां देखें तो इन्होंने जन आंदोलन तैयार कर जनता को इससे जोड़ दिया। ठीक है, हमने उदारवादी चरण में देखा था कि उन्होंने जनता को जोड़ने का प्रयास नहीं किया था, परंतु उग्रवादी लोग जो थे इनको ये मतलब इन्हें समझ थी कि धीरे धीरे लोगों को जोड़ के ही भारतीय आंदोलन तैयार करके अंग्रेज़ों से निपटा जा सकता है। तो इन्होंने धीरे धीरे करके लोगों को जोड़ना प्रारंभ कर दिया और स्वदेशी पे ज़्यादा जोर दिया, अर्थात इनका मानना ये भी था कि अर्थतंत्र में अगर देखा जाए तो अंग्रेज चूँकि ब्रिटेन से माल ला के भारत में बेचते थे और वहाँ से पैसे पूरे ब्रिटेन ले जाया करते थे, तो उन्होंने स्वदेशी को इसलिए भी बढ़ावा दिया कि यहीं का धन जो है यहीं पे रहा करे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा दिया। अधिकतर जन आंदोलन शुरुआत हुई इनके समय में ही जन आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगे, लोग सहभागिता प्राप्त देने लगे। ठीक है, ब्रिटिशों को पहली बार यहाँ पे भय हो जाता है, इनके जो कार्यकलाप हैं इनको देख के ब्रिटिशों को भय होने लगा कि अब मतलब मुश्किल जा सकती है इस प्रकार से। तो ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या देखा। हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कि इसके स्थापना के बारे में, उसकी बैठक के बारे में चर्चा की, उसके चरण देखे, उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।